हेलो झारखंड, वेलकम टू लर्नर्स गैराज एजुकेशन। आज के इस क्लास में बात करते हैं जेसीसी एक्साइज इन स्टेनोग्राफर के 10+2 लेवल का इंग्लिश लैंग्वेज। दिस इज द पार्ट सेकंड ऑफ दिस सीरीज एंड इन वन क्लास आई नॉर्मली डिस्कस 20 क्वेश्चंस। 20 क्वेश्चन होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और फ्रूटफुल होगा, तो एंड तक आप लोग विजिट जरूर करें। एक्साइज का तो प्रीवियस ईयर आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करा चुका हूँ, जो लोग आप लोग नहीं देखे होंगे आई बटन पे क्लिक करके प्ले पे विजिट कर लीजिएगा। तो एक्साइज का कर चुका हूँ। स्टेनोग्राफर का जो नेक्स्ट पार्ट आने वाला है उसमें स्टेनोग्राफर का मैं जेसीसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने वाला हूँ, तो थोड़ा सा आप लोग वेट कीजिए। पीडीएफ और क्यूज के लिए आप लोग टेलीग्राम पे कनेक्ट जरूर आना है, चैनल का नेम सर्च कर लें, क्यूज वगैरह जरूर दिया कीजिए। बहुत ही एक इंपॉर्टेंट क्यूज मैं कराता हूँ आप लोग का, ये सारा फ्री ऑफ कॉस्ट है। पीडीएफ जरूर रखें, रिवीजन में काम आएगा। ओके, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि एजुकेशन और मोटिवेशन की धारा आगे बढ़ते रहना चाहिए। बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना है। डिम्पल लिसन्स ओल्ड भोजपुरी सॉन्ग्स एवरी इवनिंग एट होम। तो आपको बताना है कि जो सेंटेंस इसमें क्या एरर है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एरर है, कहीं पे प्रीपोजिशनल एरर है, या फिर क्या एरर है आपको बताना है। चलिए डिस्कस करते हैं, लास्ट में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आता है, फाइंड द पार्ट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। आपको एक सेंटेंस दिख रहा है, तो इस सेंटेंस में क्या जो है एरर है बताना है। द होम मिनिस्टर एल्यूडेड बाय द थ्रेट ऑफ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। क्या होना चाहिए, एल्यूडेड बाय होना चाहिए, मतलब किसमें एरर है, ऑफ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म इन हिज स्पीच द होम मिनिस्टर एल्यूडेड बाय द थ्रेट। ये जो एरर है आपको देखने को मिल रहा होगा, एल्यूडेड बाय द थ्रेट होगा। क्यों इस पार्ट में एरर है, क्योंकि एल्यूडेड बाय नहीं एल्यूडेड टू लगेगा। जब किसी चीज के बारे में आप लोग परोक्ष रूप से यानी कि इनडायरेक्ट रूप से अप्रत्यक्ष रूप से बात करते हैं, तब उसको बोला जाता है कि एल्यूडेड टू। जैसे कि आप लोगों को पता होगा मोदी जी हैं या फिर अमित शाह जी हैं, होम मिनिस्टर हैं, तो वो क्या करते हैं, जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होता है पाकिस्तान का साइड से, उसके बारे में बात करते हैं, लेकिन पाकिस्तान का नाम नहीं लेते हैं। ऐसे अगर आप लोग न्यूज वगैरह फॉलो करते होंगे तो आप ऐसा सुनते होंगे कि बिना पाकिस्तान का नाम लिए बिना जो है से प्राइम मिनिस्टर ने उन लोगों पर हमला बोला, ठीक है, या पाकिस्तान पर हमला बोला। तो वही होता है, किसी पर इनडायरेक्ट रूप से अगर हमला बोलते हैं तो वहाँ पे एल्यूडेड टू होता है। तो किसी चीज़ के बारे में बात करना, अमित शाह जी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के बारे में बात कर रहे हैं, इनडायरेक्ट रूप से कर रहे हैं, डायरेक्ट किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, उस केस में यह एल्यूडेड टू होगा, न कि एल्यूडेड बाय। तो आई होप कि यह समझ में आ चुका हो। एल्यूडेड टू किसी के बारे में अप्रत्यक्ष रूप से बात करना। आपको एक इनकरेक्टली स्पेल्ड मतलब करेक्टली इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड से क्वेश्चन है, तो आपको बताना है कि कौन सा वर्ड जो है करेक्ट है। टुमारो का सही स्पेलिंग क्या होना चाहिए, टुमारो का सही स्पेलिंग क्या होना चाहिए, TOMMORROW, TOMMOROW, या फिर सिंगल एम सिंगल ROW, या फिर यहाँ पे सिंगल एम है RROW, क्या होना चाहिए करेक्ट स्पेलिंग। देखिए आप लोग को तो कुछ आइडिया होना चाहिए। मोरो मतलब क्या होता है, MORROW, ये मोरो मतलब दी होता है, उस तरह से आप लोग सोरो लिखते हैं, RROW। ओके, मोरो हो गया, सोरो हो गया, फिर बोरो आप लिखते हैं BORROW, इस तरह से लिखते हैं आप लोग। तो इस तरह से सोरो, मोरो और बोरो होता है। उदाहरण वगैरह लेते हैं आप लोग, तो मोरो को पहले टू लगा दीजिए, सही हो जाएगा। तो टुमारो में आप लोग को देखिएगा TO होता है TOMORROW, मोरो में होता है आपको RROW, इसके पहले आप लोग को टू लगा देना है, तो बन गया टुमारो। तो इस तरह से आप लोग इसको याद रख लीजिएगा ना, कि मोरो मतलब होता है दिवस, दिन ना, MORROW, उससे पहले आप लोग टू लगा दीजिए, टुमारो बन जाएगा। ताकि आपके समझ में आ चुका होगा ना। आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा, टुमारो, TOMORROW। एम सिंगल होता है, R डबल होता है टुमारो में। गिव द बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग ऑफ द वर्ड। देखिए कभी भी बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग पूछता है तो समझिएगा कि आपसे सिनोनिम्स पूछा है ना। चलिए आपसे सिनोनिम पूछा गया है, इस तरह से भी पूछते हैं आपसे। जुडिशियस एक वर्ड है, इसका मतलब क्या होना चाहिए, ब्यूटीफुल, प्लेंटीफुल, थॉटफुल, या फिर ग्रेसफुल। जुडिशियस का मतलब होता है न्याय संगत, आप लोग बोल सकते हैं, या न्यायपूर्ण। तो इसका मतलब हो जाएगा थॉटफुल रहना। क्या रहना, थॉटफुल, यानी कि न्याय संगत वगैरह बोल सकते हैं इसका मीनिंग। तो जुडिशियस मतलब न्याय संगत, थॉटफुल हो जाएगा। बाकी सारे वर्ड्स का मीनिंग देख लेते हैं। ब्यूटीफुल का मतलब तो आइडिया होगा, प्रिटी, प्लीजिंग, अट्रैक्टिव होता है मीनिंग। प्लेंटीफुल मतलब होता है काफ़ी मात्रा में ना, प्लेंटीफुल मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में। तो एबंडेंट, एम्पल और कॉपियस, इस तीनों इसका सिनोनिम हो जाएगा। थॉटफुल जो कि आंसर था आपका जुडिशियस का, इसका मतलब होता है जुडिशियस, जो कि, और एक होता है कॉम्प्लेटिव ना, कंटेम्पलेटिव। उसके बाद ग्रेसफुल होता है, ग्रेसफुल का क्या होगा, एलिगेंस या फिर सोफिस्टिकेटेड ना, तो ये होता है ग्रेसफुल का मीनिंग, एलिगेंस या फिर सोफिस्टिकेटेड। एलिगेंस मतलब कोई चीज भव्य टाइप का। चलिए आंसर इसका जुडिशियस का बेस्ट स्पेस मीनिंग सी हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर, और यह है वन वर्ड बताना है आपको। सम वन हु मेक्स अ बेट। बेट मतलब कोई गैम्बल वगैरह करता है ना, गैम्बलिंग समझते हैं ना, GAMBLING। कोई सट्टेबाजी जुआड़ी वगैरह नहीं होता, उसको बोलते हैं गैम्बलिंग वगैरह। तो जो कोई बेट वगैरह लगाता है उसको आप लोग क्या बोलते हैं, मेल फैक्टर, मिनियन, सीयर, या फिर पंटर। देखिए उस पर्सन को आप लोग पंटर का नाम से जानते हैं। मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ कि एक मूवी आया था आपको जन्नत वगैरह, तो देखें हैं जन्नत, तो उसमें जो इमरान हाशमी है वो क्या करते हैं, वो जो ऐसे जो आप लोग सट्टेबाजी खेलते हो आपको आइडिया होगा,
तो उसमें जो जन्नत मूवी है तो सट्टेबाजी होता है, तो आपको मैं बताया था कि उस तरह से कुछ चीज़ होता है गैम्बलिंग वगैरह, तो देख लीजिएगा आपको आइडिया मिल जाएगा क्या होता है गैम्बलिंग वगैरह। ऐसे तो मुझे नहीं लगता है, सारे ग्रेजुएट हैं तो सबको पता होगा कि गैम्बलिंग क्या होता है। पंटर इसका सही आंसर हो जाएगा, तो उस इंसान को आप लोग पंटर बोलते हैं, गैम्बलर। बाकी सारे वर्ड्स को भी डिस्कस करना उचित रहेगा। यहाँ पे मेल फैक्टर का मतलब होता है वन हु डज इलीगल थिंग्स, जो कोई इलीगल काम करता है। इलीगल स्पेलिंग को ध्यान से देख लीजिएगा, जो कोई इलीगल चीज करता है उसको आप लोग मेल फैक्टर बोलते हैं। मीनियन का मतलब क्या होता है? मीनियन एक ऐसा आदमी होता है जो लेस रैंक का होता है, जिसको आप लोग तुच्छ समझते हैं। क्या समझते हैं? तुच्छ या क्षुद्र समझते हैं, उसको मीनियन बोला जाता है। और सीयर का मतलब क्या होता है? वन हु कैन प्रेडिक्ट फ्यूचर। सीयर मतलब होता है जो फ्यूचर को देख लेता है, फ्यूचर के बारे में जो प्रेडिक्ट कर सकता है उसको आप लोग बोलते हैं सीयर। ठीक है, चलिए आंसर इसका पंटर हो जाएगा। बाकी सारे वर्ड्स देख लें। एक आपको क्वेश्चन है, इसका आपको पैसिव फॉर्म बताना है। पीपल राइट ऑटोबायोग्राफीज फॉर वेरियस रीजन। पीपल जो है वेरियस रीजन की वजह से अपना ऑटोबायोग्राफी लिखते हैं। चल देखते हैं इसमें क्या होना चाहिए। इसका ऑब्जेक्ट क्या है? पीपल राइट व्हाट, पीपल क्या राइट करते हैं? ऑब्वियसली आंसर मिलेगा ऑटोबायोग्राफी। इसका मतलब ऑटोबायोग्राफी जो है ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट आपको जरूर पहचानने आना चाहिए। अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं रहे तो उसका पैसिव फॉर्म बनता ही नहीं है। ओके, क्योंकि अब जो ऑब्जेक्ट होता है वही सब्जेक्ट बनता है पैसिव में, तो जब उसका ऑब्जेक्ट रहेगा नहीं तो सब्जेक्ट आप किसको बनाएंगे? बात समझ में आ रही है? तो ऑब्जेक्ट को पहचानने का तरीका होता है व्हाट और आपको हुज। ठीक है, व्हाट और हुम होता है। पर्सन होगा तो आपको हुम से आंसर मिल जाएगा, और अगर कोई नॉन लिविंग थिंग वगैरह होगा तो आपको व्हाट से आंसर मिल जाएगा। ओके, तो देख लीजिएगा इसको। पीपल राइट ऑटोबायोग्राफी फॉर वेरियस रीजन, तो ऑटोबायोग्राफी को ऐसे उठाते हैं। अगर सेंटेंस किस में है? पीपल राइट, पीपल एक ऑलरेडी आपको पता होगा कैसा नाउन है, आपको एक प्लूरल नाउन है, तो उसके साथ राइट लगा हुआ है V1 फॉर्म में, तो V1 फॉर्म में वर्ब जो है से प्लूरल होता है, तो यहाँ पे सही है। तो ऑटोबायोग्राफी उठाते हैं, तो ये सेंटेंस जो है से आपका है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव फॉर्म का रूल क्या होता है? ईजे मार्क के बाद V3 लगता है। तो ऑटोबायोग्राफीज के साथ क्या लगना चाहिए? ईजे मार्क के बाद V3 लगता है। जहां भी ईज ए मार्क के बाद V3 नहीं होगा वो सारे ऑप्शन को आपको एलिमिनेट कीजिए। ऑप्शन नंबर में हैव लगा हुआ है तो इसको मैं एलिमिनेट करूंगा। वेयर लगा हुआ है पास्ट टेंस में, इसको मैं एलिमिनेट करूंगा। इसके बाद दोनों में आर लगा हुआ है तो कंसीडर करते हैं। देखिए आर के बाद सीधे V3 होता है। यह जो बीइंग लगा हुआ है वर्ड, ये जो बीइंग है ना, ये आपको कोई भी कंटिन्यूअस टेंस में यूज होता है, किसी भी कंटिन्यूअस टेंस में आप लोग को देखने को मिलता है। ओके, तो इसको याद रखिएगा। चलिए बीइंग यहाँ पे नहीं होगा तो भी ऑप्शन कट गया, तो इसका सिंपल सा आंसर मिल गया ऑप्शन नंबर सी। बाकी जो चर्चा कर देते हैं, आंसर तो मिल चुका है, तो इस तरह से ऑप्शन को एलिमिनेट करके आप लोग आंसर निकाल सकते हैं। बाकी चर्चा करते हैं। ऑटोबायोग्राफी एक प्लूरल नाउन हो गया तो इसके साथ आपको आर लगा लेना है। तो ऑटोबायोग्राफी के साथ आर लग गया। V3 राइट रोट रिटेन हो गया। बाय द पीपल लग गया, बाय प्लस ऑब्जेक्ट फॉर वेरियस रीजन वगैरह, बाकी सारे वर्ड्स को आप लोग को यूज कर देना है। ओके, तो इस तरह से आप लोगों को बना देना है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल को याद रखिएगा। ईजे मार्क बाद V3 लगता है। कंटिन्यूअस में ईजे मार्क के बाद बीइंग के बाद V3 लगता है। इसमें थोड़ा सा अंतर है। कंटिन्यूअस टेंस में प्रेजेंट में बीइंग प्लस V3 लगता है। परफेक्ट में हैज और हैव के बाद बीइंग प्लस V3 लगेगा। ओके, और किसी भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का तो पैसिव होता ही नहीं है, और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का भी पैसिव नहीं होता है। टोटल इस तरह से आपको 8 सेंटेंसेस को एक्टिव टू पैसिव कन्वर्ट करना होता है। आइडिया होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, इंप्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस इफ नीड। अगर जरूरत है तो आपको इसको अंडरलाइन पार्ट को इंप्रूव करना है। क्वेश्चन है, इट इज टाइम फॉर द शॉप टू बीइंग क्लोज्ड। क्या इसको होना चाहिए? किस पार्ट से इसको इंप्रूव किया जा सकता है? ऑप्शन है फॉर क्लोजिंग, टू बी क्लोज्ड, शुड बी क्लोज्ड, या फिर नो इंप्रूवमेंट नीडेड, कोई जरूरत नहीं है। देखिए जो पार्ट आपको दिख रहा है इसमें आप लोग ना ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। टू बी क्लोज, शॉप वगैरह बंद करने का अगर सही समय आ जाता है तो हम लोग यूज करते हैं इट इज टाइम फॉर द शॉप टू बी क्लोज, यानी कि टू के बाद आपको बी प्लस V3 लगा देना है, तब जाके इसका मीनिंग सही जाएगा कि अब समय हो चुका है कि शॉप को क्लोज कर देना चाहिए। ओके, या उसका समय हो चुका है, तो टू के बाद बी प्लस V3 लगा देना है। ऐसे तो नॉर्मल होता है, इन्फिनिटिव आप लोग पढ़े होंगे कि 2 प्लस V1 फॉर्म होता है। क्या होता है? 2 प्लस जो V1 फॉर्म होता है वह इन्फिनिटिव होता है। लेकिन इसको अगर पैसिव फॉर्म में आप लोग लिखते हैं कोई चीज़ तो 2 के बाद B प्लस V3 लगता है, याद कीजिए। तो ऐसे आपको बना लेना है पैसिव फॉर्म में कि यह जो है समय हो चुका है कि शॉप को क्लोज कर देना चाहिए, तो उस सेंस में 2 के बाद B के बाद V3 लगा लेना है। और नॉर्मली 2 के बाद तो V1 लगता है, ये इन्फिनिटिव फॉर्म। तो टू बी क्लोज जो है इसका सही मीनिंग देगा इट इज टाइम फॉर द शॉप टू बी क्लोज्ड। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। ऐसे देखिएगा तो अगर नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम वगैरह को के बाद वगैरह पास्ट जो है से सिंपल पास्ट टेंस यूज होता है, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यह बहुत ही एक इजी क्वेश्चन है, आप लोगों को पता चलेगा कि नहीं पता नहीं। फाइंड द पार्ट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। यह क्वेश्चन आपको बताना है कि कौन सा पार्ट में ग्रामेटिकल एरर है या फिर नहीं है।
अमेजन रिवर हैज क्रॉस्ड इट्स बैंक, क्या लगना चाहिए? अमेजन रिवर में एरर है, हैज क्रॉस्ड में रिवर है, इट्स बैंक में एरर है या फिर कोई एरर है ही नहीं। इसमें पता चल रहा है कि कहाँ पे एरर है। जी हाँ, इसमें एरर है पार्ट नंबर ए में। जो अमेजन रिवर है उसके पहले आपको आर्टिकल द लगाना पड़ेगा, क्योंकि रिवर के नाम के पहले लगता है, रिवर के नाम के पहले आर्टिकल द लगता है। तो द नाइल हो गया, द अमेजन हो गया, द गंगा हो गया। तो ये सब रिवर के नाम के पहले आप लोग को आर्टिकल द लगाना होता है। माउंटेन के पहले नहीं लगता है, एवरेस्ट के पहले नाम नहीं लगेगा, लेकिन हिमालय के पहले लगता है, क्योंकि हिमालय का एक श्रेणी वगैरह नहीं होता है। हिमालय का बहुत सारे श्रेणी है, फिर पंजाब रेंज वगैरह नाम सुने होंगे, शिवालिक वगैरह सुने होंगे, ओके, ग्रेटर हिमालय, ट्रांस हिमालय, पता नहीं कौन कौन सा है। तो आप लोग को आइडिया होगा। तो इसके पहले आर्टिकल द आप लोग को लगाना है। तो माउंटेन रेंज के पहले लगता है, कहने का तात्पर्य मेरा था रिवर के पहले भी आर्टिकल द लगता है। तो यहाँ पे पार्ट नंबर ए में एरर हो गया। अमेजन के पहले आपको आर्टिकल द यूज कर देना है, सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। बाकी एक बात मैं और बताता हूँ, जैसे कि रिवर और कोई अपना रास्ता बनाती है तो उसके रास्ता के लिए आप लोग कोर्स वर्ड का यूज करते हैं। कितनी बार बता चुका हूँ, क्वेश्चन है तो यस जेएसएससी सॉरी एसएससी के एग्जाम में कितने आ चुका है, कितनी बार, कि नदी के रास्ता के लिए आप लोग जो है कोर्स का यूज करते हैं, न कि पाथ का। तो वहाँ पे दिया जाएगा कि द रिवर हैज चेंज इट्स पाथ, तो पाथ नहीं, जैसे आपका कोर्स यूज करना। उसी तरह से आप लोगों नाम सुने होंगे, एक नाम है उसका क्या है, जिसका 8 लेग होता है, ऑक्टोपस। ऑक्टोपस का लेग होता है, तो उसका लेग आप लोग यूज नहीं करते, उसके लिए टेंटेकल्स आप लोग वर्ड यूज करते हैं ना, टेंटेकल्स वर्ड यूज करते हैं। तो याद रखिएगा कुछ कुछ ऐसे जो वर्ड्स यूज होते हैं। आंसर इसका ये हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 आता है, फाइंड द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। आपको बताना है कि यह जो सेंटेंस है उसमें कहाँ पे एरर है। हिज सन इन लॉज हैव इनहेंस्ड हिज बिजनेस विद इन अ शॉर्ट पीरियड। बहुत ही शॉर्ट पीरियड में उसके जो सन इन लॉ होते हैं वह सारे जो है बिजनेस को इनहेंस कर दिए। इनहेंस मतलब काफ़ी ज़्यादा बढ़ा कर ले जाना आगे ना। चलिए, ऑप्शन है हिज सन इन लॉज हिज बिजनेस विद इन अ शॉर्ट पीरियड या फिर हैव इनहेंस्ड। क्या होना चाहिए यहाँ पे? देखिए एरर आपका पार्ट नंबर आपको ए में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे हिज सन इन लॉज लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? हिज सन इन लॉज। तो यहाँ पे गलत इस पार्ट में इसीलिए है क्योंकि सन इन लॉज जो आप लोग देख रहे हैं यह एक कंपाउंड नाउन का एग्जाम्पल है, और कंपाउंड नाउन के एग्जाम्पल में सन इन लॉज वगैरह आता है तो यहाँ पे लॉ में नहीं, आपको सन में एस लगाना होगा इसको पोलर बनाने के लिए। ओके, तो सन्स इन लॉ होगा, न कि सन इन लॉज। ओके, आप लोगों को प्लूरल सन को बनाना है, न कि लॉज को। तो कंपाउंड नाउन बहुत सारा पढ़िएगा तो आपको आइडिया मिल जाएगा। सन्स में जो है आपको लगाना होता है एस, तब जाके यह आपको प्लूरल बनता है। तो उस तरह से हिज सन्स इन लॉ होना चाहिए, न कि सन इन लॉज। तो पार्ट नंबर ए में एरर हो गया। तो बहुत सारे कंपाउंड नाउन भी आप लोग पढ़े होंगे। एक वन वर्ड फिर से बताना है, इनकैपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक, जो कि क्या होता है, गलती वगैरह नहीं करता है, उसको आप लोग क्या बोलते हैं? नेग्लिजिबल, इनफॉलिबल, इनइविटेबल या फिर इनएलिजिबल। इसका आंसर हो जाएगा इनफॉलिबल। जो कभी जो ऐसा कोई गलती वगैरह करता ही नहीं है उसको आप लोग इनफॉलिबल के नाम से जानते हैं। याद रखिए ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट वन वर्ड आपको बी हो जाएगा। बाकी सारे वर्ड्स को देख लीजिए। नेग्लिजिबल मतलब होता है बहुत ही नाम मात्रा का, वो तो पता होगा। इनइविटेबल का मतलब होता है विच कैन नॉट बी अवॉइडेड, जिसको टाला ना जा सके, जिसको आप लोग टाल नहीं सकते हैं, उसके लिए इनइविटेबल वर्ड यूज किया जाता है। और इनएलिजिबल का मतलब पता होगा, नॉट एलिजिबल फॉर समथिंग या नॉट बी लायबल फॉर समथिंग, किसी चीज़ के कोई लायक नहीं होता है तो उसको बोलते हैं कि इनएलिजिबल है। यानी कोई कैंडिडेट वगैरह होता है ना, अगर कोई एग्जाम को मतलब उसकी हरताएँ को मतलब फुलफिल नहीं करता है तो बोलते हैं कि आप जो है इसके लिए एलिजिबल नहीं, यानी कि आप इनएलिजिबल हैं। ठीक है, समझ लीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, इनफॉलिबल। ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर। बाकी सारे वर्ड्स को देख लीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। आपको एक एंटोनिम बताना है एडमोनिस का। एडमोनिस का क्या होता है मतलब? पहले तो मैं बताता हूँ कि इसका हिंदी होता है, एडमोनिस होता है निंदा करना। अब इसका बताइए कि एंटोनिम क्या होगा? बिलिटिल, अटैक, हार्डन या फिर अपलाउड। क्या होना चाहिए? आंसर इसका डी होगा एंटोनिम। एडमोनिस का मतलब तो बता दिया कि इसका निंदा करना होता है। अपलाउड मतलब प्रशंसा करना होता है। अपलाउड मीन्स प्रशंसा करना। देखिए कुछ वर्ड्स, जैसे एडमोनिस मतलब निंदा करना होता है, चेताना वगैरह, वार्न हो जाएगा, रिप्रीमेंड होगा, डांटना फटकारना, थ्रेट करना हो जाएगा। अपलाउड इसका जस्ट जो इसका एंटोनिम था उसका मीनिंग होता है लाउड, LAUD ना, LOUD नहीं, वो लाउड मतलब तो शोर होता है, लाउड है LAUD, दोनों में डिफरेंस है। फ्रेज प्रशंसा करना, स्टोर मतलब भी सराहना करना होता है, फ्लैटर मतलब एक तरह का चापलूसी करना होता है, आप लोग समझते होंगे तलवा चाटना, तो चापलूसी करना होता है, तो किसी तरह से आप लोग प्रशंसा वगैरह ही करते हैं। ब्लिटिल का मतलब होता है ना प्रॉन, फ्रिवलस या फिर डिस्पैरेज, बहुत ही तुच्छ तरह का, बताया था ना बहुत ही छोटा या लेस इंपॉर्टेंट होता है उसको आप लोग बोलते हैं प्रून, फ्रिवलस या फिर डिस्पैरेज वगैरह।
आंसर इसका हो गया आपको आंसर नंबर डी, अप्लाउड प्रशंसा करना, एडमोनिश निंदा करना। फिर से आपको आइडेंटिफाई करना है, यहाँ पे ना फिर से नहीं है, पहला टाइप का क्वेश्चन है अभी आज की क्लास का। ही अलोंग विथ हिज मदर इंटर द हाउस एज सुन एज ही कैन। ध्यान दीजिए, यह क्वेश्चन में आपको जो है पार्ट ऑफ स्पीच को जो है आइडेंटिफाई करना है कि नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, क्या है। ओके, इस तरह से पार्ट ऑफ स्पीच पढ़े होंगे। 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच आप लोग नॉर्मली पढ़े होंगे। 9वां पार्ट्स ऑफ स्पीच डिटरमाइनर्स को बोला गया है, रेन मार्टिन देखिएगा बुक तो ही अलोंग विथ हिज मदर इंटर द हाउस एज सुन एज ही कैन। तो यहाँ पे मदर और यहाँ पे ही दोनों को अंडरलाइन किया गया है और आपसे पूछा है कि यह क्या है, क्रमशः बताइए। नाउन है, प्रोनाउन है, प्रोनाउन है, नाउन है, एडजेक्टिव है, प्रोनाउन है, या फिर एडजेक्टिव है या एडजेक्टिव है। तो मदर क्या है, मदर मतलब माता, मतलब कॉमन चीज़ है। तो यह जो है से आपको नाउन देखने को मिल गया, क्या मिल गया, नाउन। और उसके बाद ही क्या है, ही जो होता है से किसके लिए आया है, कोई लड़का के लिए आता है। तो यह जो लड़का के लिए आया था, यह प्रोनाउन हो गया। तो इस तरह से आपको लगा लेना है, नाउन और प्रोनाउन हो गया। ओके, चलिए आंसर नंबर इसका ये हो गया। इस तरह से भी क्वेश्चन जेसीसी में देखा हूँ अलग अलग क्वेश्चन पेपर, तो उसमें आपसे पार्ट्स ऑफ स्पीच डायरेक्ट पूछ देते हैं कि किसका एग्जाम्पल वगैरह है। तो ध्यान दीजिएगा, इस तरह से आपको आइडेंटिफाई कर लेना है। ओके, एक क्वेश्चन यहाँ ग्रामर से बनेगा, आपको ध्यान दीजिएगा कि जो इंटर्ड है, तो लोग समझते हैं कि इंटर के साथ टू लगता है, तो इंटर के साथ टू नहीं लगता है। इंटर के बाद अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, टू वगैरह इसके साथ नहीं होता है। तो ही इंटर टू हाउस नहीं होगा, इंटर्ड हाउस होता है, ध्यान रखिएगा। टू वगैरह इसके साथ नहीं लगता है, एरर में दे चुका है पहले। और एलोंग विथ एक वर्ड है, एलोंग विथ अगर कहीं भी वर्ड आता है तो वर्ब हमेशा ही के अनुसार आता है ना। देखिए यहाँ तो पास्ट टेंस है, इसीलिए सिंपल इंटर्ड हो गया, नहीं तो आपको पता चल जाता है यहाँ पे। आंसर इसका ए हो चुका है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। एक आपको फिलर है, चिल्ड्रेन अंडर 5 ईयर्स आर फ्रॉम पासपोर्ट फैसिलिटीज। क्या होना चाहिए इसमें, अलाउड, एक्सेप्ट, एग्जेम्प्टेड या फिर इक्वेटेड। देखिए कोई अगर चीज़ वगैरह होता है और उसे आपको मतलब उसे रिहा कर दिया जाता है, रिहा करने का सेंस में आपको वो काम नहीं करने दिया जाता है, यानी उसको आपको छोड़ दिया जाता है कि जो है से आप हाँ अब जरूरत नहीं है आपको, तो वहाँ पे आप लोग एग्जेम्प्ट वर्ड यूज करते हैं। क्या होता है एग्जेम्प्ट, जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि जो टैक्स पेयर वगैरह होता है, तो जिनका आय बहुत कम होता है उनको टैक्स से एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है, तो वहाँ पे एग्जेम्प्ट वगैरह यूज होता है, उनको छोड़ दिया जाता है, उस सेंस में वर्ड एग्जेम्प्ट यूज होता है। तो चिल्ड्रंस अंडर 5 ईयर जो 5 साल से नीचे है उनको पासपोर्ट फैसिलिटी से क्या किया गया, एग्जेम्प्ट किया गया ना, उनको पासपोर्ट वगैरह की जरूरत नहीं है, अपने माता या पिता के साथ उन लोग जा सकते हैं। ओके, तो आंसर इसका सी हो गया। बाकी एग्जेम्प्टेड के साथ प्रीपोजिशन फ्रॉम लगता है, इसको याद रखिए क्योंकि हो सकता है कि आगे इस तरह से क्वेश्चन डाल सके, एग्जेम्प्टेड फ्रॉम यूज होता है। चलिए, बाकी चिल्ड्रन एक पुलर नाउन आपको समझ में आ रहा होगा कि चिल्ड्रन पुलर नाउन है, चिल्ड्रंस नहीं बनता है। तो चिल्ड्रन अंडर 5 फिर इसके साथ देखिए आपको वर्ब आर लगा हुआ है, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखिए इस तरह से यूज हुआ है। चिल्ड्रन एक पुलर नाउन है, आंसर इसका सी हो गया है। फिर से एक वन वर्ड बताइए, वन हु हेल्प्स अ पर्सन नीड, यानी कि एक ऐसा इंसान जो कि लोगों को जब उनको जरूरत पड़ता है उनको मदद करता है, उसको क्या बोलते हैं, सेमेटेरियन, कोलेबोरेटर, वेटरन या फिर मर्सिनरी। देखिए इसका आंसर हो जाएगा सेमेटेरियन। एक जो है एक ऐसा पर्सन जो किसी के मदद करता है जरूरत पड़ने पर, उसको सेमेटेरियन बोलते हैं। बाकी कोलेबोरेटर, वेटरन और मर्सिनरी को बताता हूँ क्या होता है। कोलेबोरेटर का मतलब होता है आपके साथ अगर कोई काम वगैरह कर रहा है तो उसको बोलते हैं सहकर्मी, होता है इसका हिंदी ना कोलेबोरेटर, जो आपके साथ काम करता है। वेटरन का मतलब होता है जो एक एन एक्सपीरियंस्ड पर्सन, जो किसी पार्टिकुलर फील्ड में बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस है, उसको आप लोग वेटरन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसको आप लोग वेटरन बोलते हैं। और जो मर्सिनरी होता है एक ऐसा मतलब बोल सकते हैं सोल्जर होता है जिसको कि प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वो फॉरेन कंट्री वगैरह में है से अपना जो है से सर्विस दे सके, तब जाके उसको बोलते हैं मर्सिनरी। तो आई होप कि सारा वर्ड्स क्लियर होगा। यहाँ पे लिखा हुआ भी है, देख लीजिएगा, कोलेबोरेटर वगैरह, एन एसोसिएटिव मतलब आपके साथ जो कार्य करता है, वेटरन मतलब एन एक्सपीरियंस्ड पर्सन होता है, और मर्सिनरी का मतलब होता है और प्रोफेशनल सोल्जर हु इज हायर टू सर्व इन अ फॉरेन कंट्री। हैड का मतलब होता है, आप लोग को पता होगा, किसी को सर्विस में लेना। क्वेश्चन नंबर 14 आता है, द एम्बिशियस प्रोजेक्ट टू इम्पार्ट फ्री बुक्स टू ऑल स्टूडेंट्स इंडेड स्मोक। ये क्वेश्चन को देखिए इडियम एंड फ्रेज पूछने का एक नया ये भी तरीका होता है कि सेंटेंस दे देंगे, उसको अंडरलाइन करके बोल देंगे कि ये जो इडियम है इसका मीनिंग बताइए। समझिए कि जो एम्बिशियस प्रोजेक्ट था फ्री बुक्स प्रोवाइड कराने का स्टूडेंट को, वह इंडेड इन स्मोक हो गया। मतलब क्या हो गया, एक्सीडेड द बजट, बजट से ज़्यादा चला गया, वाज डिलेड, लेट हो गया, इलेड नो रिजल्ट, उसका कोई परिणाम नहीं निकला, या फिर सक्सेसफुली वह कंप्लीट हो गया, यानी कि जो आप लोग करना चाह रहे थे वो हो गया है। देखिए इंडेड स्मोक मतलब धुआं धुआं निकल गया, कहने मतलब तो कहानी साफ है, कुछ रिजल्ट निकला ही नहीं, बात समझे। तो इंडेड स्मोक का मतलब होता है कोई उसका परिणाम न निकलना, तो इल्डेड नो रिजल्ट। इल्ड का स्पेलिंग देख लीजिएगा, इल्ड का, इल्ड का मतलब यही होता है, उपज वगैरह का सेंस में भी आप लोग यूज करते हैं ना इल्ड का मतलब।
तो याद रखिए एंडेड इन स्मोक का मतलब होता है कोई भी रिजल्ट न निकलना। ओके चलिए क्वेश्चन 15 देखते हैं। एक फिलर आता है, देखिए फिलर में क्या सही वर्ड भराएगा। माई कार ब्रोक डैश ऑन वे टू माई होम। अब घर जा रहा था, उस रास्ता में कार वगैरह कुछ हो गया, तो बताइए क्या होना चाहिए। ब्रोक के साथ क्या लगेगा, इसका सही आंसर हो जाएगा डाउन। अब ब्रोक डाउन क्यों होगा, क्योंकि ब्रेक डाउन का मतलब होता है कोई चीज़ खराब होकर होना। तो गाड़ी उसका रास्ता जब घर जा रहा था तो घर के रास्ते वाले में उसका गाड़ी जैसे खराब हो गया, तब यहाँ पे ब्रेक डाउन लगे। एक्चुअली में सेंटेंस यहाँ पे पास्ट टेंस में, इसलिए यहाँ पे ब्रोक डाउन हो जाएगा। तो ब्रोक डाउन यहाँ पे सही हो जाएगा। अब देखिए जो ब्रेक ऑफ है, अगर यहाँ पे ब्रेक ऑफ अगर लगाइएगा तो इसका मतलब होता है कोई चीज़ बोलते बोलते अगर आप लोग रुक जाते हैं सडनली ना, तब जाके आप लोग ब्रेक ऑफ का यूज करते हैं। और ब्रोक आउट का मतलब होता है कोई आग वगैरह लगता है कहीं पे, तो आग फैलता है ना, तो उस केस में फैलना का सेंस में जैसे ब्रोक आउट जो है आप लोग को यूज करना है। ओके तो इसको समझ लीजिएगा। तो इस तरह से ब्रोक डाउन जो है सही मीनिंग देगा। ब्रोक डाउन मतलब कहीं पे गाड़ी वगैरह खराब वगैरह हो जाना। तो ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। सी डिडंट थैंक यू फॉर योर हेल्प बट सी मे हैव डन इट। इस क्वेश्चन देखिए एक टफ क्वेश्चन है थोड़ा सा, इसको ध्यान लगाइए कि इसमें क्या आपका आंसर होना चाहिए। आपको आइडेंटिफाई करना है कि किस सेगमेंट में एरर है। बट सी वाले पार्ट में यू फॉर हेल्प में या सी डिडंट थैंक या मे हैव डन इट। ध्यान दीजिएगा, सी डिडंट थैंक यू फॉर योर हेल्प बट सी मे हैव डन इट होना चाहिए या फिर किसी कोई और होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा मे वगैरह का यूज आप लोग कब यूज करते हैं, मे वगैरह का यूज आप लोग पॉसिबिलिटी वगैरह के लिए यूज करते हैं, या कहीं पे आप लोग को परमिशन वगैरह लेना होता है तो आप लोग जनरली यूज करते हैं मे वगैरह का। यहाँ पे ना तो परमिशन लेने की बात है ना तो पॉसिबिलिटी की बात है, तो फिर मे का यहाँ पे जो यूज किया हुआ है मॉडल्स का वह क्यों किया गया है, तो यहाँ पे गलत है। आपको मे नहीं शुड यूज करना चाहिए। अगर कोई अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर आप लोग आपका ऑब्लिगेशन है उसके लिए आप लोग शुड यूज करते हैं। तो सी डिडंट थैंक यू फॉर योर हेल्प बट सी शुड हैव डन इट होना चाहिए। उसको ऐसा करना चाहिए था क्योंकि आपने उसको हेल्प किया, तो उसका क्या मैटर बनता है कि आप लोग भी कोई थैंक वगैरह कर दें। जैसे कि आप लोग हैं कि इतना सारा मैं वीडियो देता हूँ और एक लाइक भी आप लोग नहीं देते हैं। ओके तो कुछ कहानी उसी तरह से है। चलिए आप लोग का रोस्ट हो गया। नहीं थोड़ा सा बुरा लगता है मुझे क्योंकि आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा मैं हेल्प करता हूँ और आप लोग सारा प्लेलिस्ट में विजिट कर लीजिए, बहुत सारा आपको हेल्प प्रोवाइड करा जाए, लेकिन आप लोग ना फीडबैक जरा सा भी नहीं देते हैं। पता नहीं आप लोग का क्या लग जाता है। ठीक है, लोगों को अगर हेल्प कीजिएगा ना तो सबको ही आगे बढ़ेगा। ओके लेकिन आप लोग ऐसा नहीं करते हैं। चलिए जो भी आपका टेंडेंसी है लेके चलिए आगे, काम आएगा आगे, फ्यूचर में चलिएगा कोई दिन पता चल जाएगा। सी डिडंट थैंक यू फॉर योर हेल्प बट सी शुड हैव डन इट होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी में एरर था, शुड को रिप्लेस कर लीजिएगा। ऑब्लिगेशन सजेशन वगैरह के लिए आप लोग को शुड यूज करना होता है। आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। आपको फिर से ग्रामेटिकल एरर बताना है। एवॉइड द puddles caused by the downpour was quite a problem while I was driving। देखिए पडल्स वगैरह होता है जो नाली वगैरह गड्ढा गुड्ढी होता है ना, तो उसके लिए आप लोग बोलते हैं पडल्स वगैरह। तो जब बारिश वगैरह हुआ था तो पता है गड्ढा गुचकी जब होता है रोड वगैरह में, अभी तो बारिश हो रहा होगा तो कितना लोग का तो बारिश में मतलब रोड पर चलने वाले जो पैदल यात्री होते हैं उन तो ऐसे ही नहा जाते होंगे नहीं आप लोग को गंदा पानी से। तो ऐसा होते रहता है। तो वह जो है पडल को अवॉइड करना उसके लिए मुश्किल हो रहा था जब डाउनफॉल मतलब बौछार हुआ था, यानी कि बारिश वगैरह हुआ था तब। तो यह किस पार्ट में एरर है। अवॉइड द पडल्स वाज क्वाइट अ प्रॉब्लम व्हाइल आई वाज ड्राइविंग काउज्ड बाय द डाउनफॉल। देखिए यहाँ पे ना अगर कोई चीज़ अगर काम आप लोग कर रहे हैं तो वहाँ पे यहाँ पे जिरंड होता है सेंटेंस वगैरह, आप लोग जिरेंडियन जो है से आप लोग को फ्रेज से जिरेंडियल आपको ऐसे क्लाउज से स्टार्ट कर देना है। अगर कोई चीज़ को आप लोग उस चीज़ को करते जा रहे हैं तो वहाँ से जिरंड को स्टार्ट करना है, यानी कि पडल्स को अवॉइड करना जो है से मुश्किल हो रहा था, उस केस में जो है आपको अवॉइडिंग द पडल्स लगाना चाहिए, न कि सिर्फ अवॉइड द पडल, अवॉइडिंग द पडल, यानी कि जो जितने भी गड्ढे गुचकी वगैरह थे उन लोग को अवॉइड करना जो है डाउनफॉल के चलते जो हुआ था उसको मुश्किल हो रहा था। ठीक है, क्वाइट प्रॉब्लम था, समझ गए। तो अवॉइडिंग द पडल्स वगैरह यहाँ पे करेक्ट बिफोर यानी कि जिरंड से सेंटेंस को स्टार्ट कीजिए चल जाएगा। ठीक है, यानी कि स्टार्टिंग जैसे नहीं बोलते हैं स्टार्टिंग अ बिजनेस इज डिफिकल्ट। ओके स्टार्टिंग अ बिजनेस इज डिफिकल्ट, तो इस तरह से आप लोगों को अगर कोई चीज़ करना है उस काम को ओके या फिर इस काम को ये करते वगैरह चल रहे हैं तो उसमें आप लोगों को जो है से बिफोर से सेंटेंस को स्टार्ट कर देना है। आई होप कि चीज़ समझ में आ चुका होगा ना। थोड़ा सा डिफिकल्ट है अवॉइड वगैरह सेंटेंस वगैरह, तो अवॉइडिंग लगा लीजिएगा, जिरंड से सेंटेंस को स्टार्ट कीजिए, इसका सही मीनिंग दे देगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। तो आंसर तो हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए, अवॉइड को अवॉइडिंग कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 आता है आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। आपको बताना है जो गिवन सेंटेंस उसमें क्या एरर है। रीड कीजिए। अवॉइड द पडल्स काउज्ड बाय द डाउनपोर वाज क्वाइट अ प्रॉब्लम व्हाइल आई वाज ड्राइविंग।
देखिए पडल्स मतलब होता है जो गड्ढे गुच के होते हैं ना रोड वगैरह पर, तो उसको बोलते हैं आप लोग पडल्स। जब उसमें पानी वगैरह भर जाता है तो वो तालाब जैसे लगता है, तो उसको आप लोग पडल्स बोलते हैं। ओके, गड्ढा गुचकी होता है ना, उस तरह से आप लोग बोलते हैं कुछ शायद। डाउनपर वगैरह होता है, तो डाउनपर मतलब आपको पता होगा बौछार होता है। तो जब बारिश हुआ था तो गड्ढे वगैरह जो थे उसमें क्या हो गया था, पानी भर गया था, तो उसको अवॉइड करना मुश्किल हो रहा था जब वो ड्राइव कर रहा था। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन है, तो इसमें एरर कहाँ पे है बताइए। देखिए यहाँ पे आप लोग अवॉइड आप लोग को सेंटेंस दिख रहा होगा, तो सेंटेंस में सब्जेक्ट के स्थान पर ध्यान दीजिएगा, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के स्थान पर जो है सो आप लोग जिरंडियल क्लाउज का यूज कर सकते हैं। किसका? जिरंडियल क्लाउज का यूज कर सकते हैं। और जो जिरंडियल क्लाउज यूज होगा वह V4 से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे एवॉइड को आप लोग एवॉइडिंग कर दीजिए, सही हो जाएगा सेंटेंस। एवॉइडिंग द पडल्स ओके काउज्ड बाय द डाउनपर वाज क्वाइट अ प्रॉब्लम व्हाइल आई वाज ड्राइविंग, सही सेंटेंस बन जाएगा। ओके, तो आइडिया हो गया क्या? अवॉइड नहीं, आपको एवॉइडिंग लगाना है। सब्जेक्ट के स्थान पे आप लोग को जिरंडियल क्लाउज का यूज करना है, सिंपली आप लोग वर्ब यूज नहीं कर सकते हैं। ओके, एवॉइड द पडल्स वगैरह। ओके ना, जिरंड वर्ब यूज किया जाता है कोई के सेंटेंस में देखिएगा तो 2+V1 से स्टार्ट होता है, वो अलग अलग कॉन्सेप्ट होता है इन्फिनिटिव वगैरह का, तो एवॉइडिंग कर लीजिएगा। इस तरह से एग्जाम्पल होता है स्टार्टिंग अ बिजनेस, ओके, गोइंग टू अ मैरिज हॉल, इस तरह से मतलब कुछ आप यूज किया जाता है। ओके, जब सेंटेंस को सब्जेक्ट के स्थान पर आपको यूज करना होता है तो वहाँ पे जिरंडियल क्लाउज आता है, तो उसी तरह से समझ चुका हूँ कि एवॉइडिंग लग जाएगा। V4 लगा लीजिए, सही हो जाएगा सेंटेंस। ऑप्शन नंबर ए में एरर था ना, तो आंसर इसका ए हो जाएगा। आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर, आपको बताना है कि जो गिवन सेंटेंस उसमें कहाँ पे एरर है। द मैन वाज इंजॉयड द व्यू फ्रॉम हिज टेरेस, इस सेंटेंस में क्या एरर है? द मैन वाज इंजॉयड द व्यू फ्रॉम हिज टेरेस। देखिए इस सेंटेंस में एरर कहाँ पे है, ध्यान दीजिए। वाज इंजॉयड का मतलब क्या है? वाज इंजॉयड का मतलब है कि सेंटेंस आपको पैसिव फॉर्म में है, तो पैसिव फॉर्म में वाज इंजॉयड करने का मतलब कि उसको इंजॉय कराया गया, ये गलत बात है। इंजॉय आप खुद करते हैं, कोई थोड़ी ना आपको हाथ पकड़ के बोलेगा आप भाई इंजॉय करा दे रहे हैं, आपने उसके साथ डांस वगैरह कीजिएगा, इंजॉय वो खुद करेगा, ठीक है। इंजॉय आपको दूसरा कोई नहीं कराता है। कोई भी चीज़ आप लोग जो है इंजॉय खुद करते हैं। कोई आपके साथ डांस कर रहा है तो आपके साथ डांस करने में सही करें, इंजॉय जो कर रहे हैं उसका फीलिंग तो आप खुद ले रहे हैं ना भाई, तो यानी कि इंजॉय आप खुद कर रहे हैं। तो यहाँ पे कोई दूसरा कोई इंजॉय नहीं कराएगा, तो पैसिव सेंटेंस में नहीं बनेगा। द मैन वाज इंजॉयड नहीं होगा, द मैन इंजॉयड द व्यू फ्रॉम हिज टेरेस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक्टिव फॉर्म में ही रहेगा, पैसिव फॉर्म इसका नहीं बनेगा, बात समझे। तो वाज इंजॉयड वाला पार्ट में एरर हो गया। द मैन इंजॉयड द व्यू फ्रॉम हिज टेरेस, क्योंकि इंजॉय आप खुद करेंगे न कि दूसरा कोई करेगा, पैसिव इसका नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। एवरी कंट्री ट्राइज टू डू इट्स गुड एट द ओलंपिक गेम्स एज दे आर हेल्ड इन ग्रेट फेस्टाइज। आपको बताना है कि इस पार्ट में कहाँ पे एरर है। तो आप लोग को तो आइडिया ये होगा ही कि ओलंपिक गेम कितना प्रेस्टाइज यानी कि मान सम्मान प्रतिष्ठा वाला गेम होता है। तो हर एक कंट्री ट्राई कर रहा है कि अपना या क्या दे, गुड दे या फिर बेस्ट दे, यही पे एरर है। यहाँ पे गुड नहीं, हर एक कंट्री ट्राई कर रहा है कि अपना यह बेस्ट दे, यानी कि इट्स गुड नहीं इट्स बेस्ट होगा, क्योंकि आप लोग गेम वगैरह में थोड़ी ना अपना गुड देने की कोशिश कीजिए, नहीं बेटर। आप लोग को अपने जितना है 110% आप लोग देने की कोशिश करते हैं। आप लोग बोलते हैं कि 110% आप लोग दीजिए, तो 110% देने की कोशिश करें, यानी कि अपना बेस्ट देने का कोशिश किया जाता है, ना कि गुड देने की कोशिश किया जाता है। तो हर एक कंट्री अपना बेस्ट देने की कोशिश करता है, ठीक है। तो ओलंपिक गेम में हर कोई बेस्ट देने की कोशिश करता है, क्योंकि खेलों का महाकुंभ कहा जाता है, कितना मान प्रतिष्ठा वाला होता है, पूरा वर्ल्ड में नाम हो जाता है। नीरज चोपड़ा जी का नाम पता होगा, 7 जितना मेडल आप लोग जीते उसमें एक ही गोल्ड था, तो कितना नाम हुआ उनका पता होगा आपको, जेवलिन थ्रो। क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट क्वेश्चन आता है माई कजन इज नॉट लाइक गोइंग फॉर अ वॉक वेरी मच। इसमें कहाँ पे एरर है? देखिए यहाँ पे आपको एरर है पार्ट नंबर बी में, क्यों? क्योंकि माई कजन इज नॉट लाइक नहीं हो जाएगा, वो जो है से वॉक पे नहीं जाना चाहती है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन प्रेजेंट इंडिफिटेंस है। कोई भी आपको कोई चीज़ हैबिट होता है, हैबिचुअल एक्शन हो, कोई चीज़ का रूटीन हो, टाइम टेबल हो, यूनिवर्सल ट्रूथ वगैरह हो, सारा जितना सारा मैं बोला सबका ट्रांसलेशन आपको प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में किया जाता है। तो इस तरह से प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का नेगेटिव बनाने के लिए आप लोग डू या डज के बाद नोट लगाते हैं, डू या डज के बाद नोट का यूज करते हैं। और डू या डज के किसी भी फॉर्म के मतलब बताया था कि डू या डज या डिड के साथ आपको हमेशा V1 यूज करना है, तो इस तरह से आपको यूज करना है। तो माई कजन डज नॉट लाइक हो जाएगा, न कि इज नॉट लाइक। तो माई कजन इज नॉट पार्ट नंबर बी मेरा हो जाएगा ना। तो माई कजन डज नॉट लाइक गोइंग फॉर अ वॉक वेरी मच, ठीक है। तो उसको ज़्यादा पसंद नहीं है कजन को जाना, और कजन के साथ ब्रदर सिस्टर वर्ड यूज नहीं होता है। ओके, चलिए अब जो क्वेश्चन था समझ में आ चुका होगा। जो क्वेश्चन वहाँ पे था उसका आंसर देखिए बता देता हूँ, जो आपसे शुरू में पूछा गया था। क्वेश्चन था डिम्पल लिसन्स ओल्ड भोजपुरी सॉन्ग्स एवरी इवनिंग एट होम। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे लिसन के साथ वहाँ पे दिख रहा होगा, टू नहीं था लेकिन यहाँ पे टू लगा दिया हूँ।
लिसन के साथ यहाँ पे टू लगता है। जब कोई पार्टिकुलर चीज़ पर आप लोग ध्यान वगैरह केंद्रित वगैरह करते हैं तो लिसन जो है उसके साथ टू लगने के बाद ही ऑब्जेक्ट लेता है। तो लिसन के साथ टू के बाद ऑब्जेक्ट लगता है। किसी चीज़ पर ध्यान केंद्रित करना या उस पर ध्यान देना के सेंस में लिसन टू का यूज होता है। तो लिसन है उसके बाद टू लेता है, उसके बाद जो है से आपको एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट लेता है। ठीक है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं लेता है। कुछ कुछ ऐसे भी वर्ड्स होते हैं जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेते हैं, कुछ ऐसे भी वर्ड होते हैं जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं लेते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं बताया था कि जब नरेशन में पढ़े होंगे आप लोग तो वहाँ पे टोल्ड के साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, बताया था ना। जबकि सेट के साथ सेट जो है टू लेने के बाद एक ऑब्जेक्ट लेता है। इसी तरह से इसका भी कुछ कहानी है। ओके, चलिए, टोल्ड के बाद डायरेक्ट जैसे ऑब्जेक्ट आता है और सेट के बाद टू लेता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो इस तरह से कुछ चीज़ होता है। तो लिसन भी अपने साथ प्रीपोजिशन एक टू लेगा, उसके बाद जैसे ऑब्जेक्ट लेगा। याद रखिएगा, किसी चीज़ पर ध्यान देना या उसको या ध्यान केंद्रित करने के सेंस में लिसन टू का प्रयोग किया जाता है। तो डिम्पल लिसन्स टू ओल्ड भोजपुरी सॉन्ग्स एवरी इवनिंग एट होम। ओके, तो यह एक ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस हो गया। तो वीडियो कैसा लगा अपना फीडबैक जरूर दें। अगर यहाँ तक आते हैं और लगता है कि वीडियो लाइक करने के लायक है, शेयर करने के लायक है, तो बढ़ाते रहिए आगे। ओके, सोसाइटी में एजुकेशन मोटिवेशन बढ़ाते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वंदे भारतम।